यहाँ पे इसमें वो बता रही है रोजलिंड ओरलैंडो को कि टाइम की गति किन किन लोगों के लिए कैसी होती है। ओरलैंडो उससे पूछता है ना कि तुम ही बताओ फिर टाइम कब तेज़ी से बढ़ता है, कब धीरे निकलता है, कब नॉर्मली चलता है। तो रोजलिंड उसको ये जवाब देती है, मैरी ही ट्रॉट्स हार्ड विद ए यंग मेड। वो मैरी की कसम खा के कहती है, बाय वर्जिन मैरी, कि मैरी की कसम, टाइम उसके लिए बहुत मुश्किल से निकलता है। किसके लिए? उस यंग मेड के लिए। यंग मेड यानी लड़की, यंग लड़की के लिए। बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हर मैरिज एंड द डे इट इज़ सोलमनाइज्ड। जब उसकी शादी उसके मन चाहे व्यक्ति के साथ होती है, होने वाली होती है, तो जब उसकी इंगेजमेंट होती है और उसकी शादी का जो पीरियड होता है, वो टाइम बड़ा उसके लिए हार्ड निकलता है, यानी उसके लिए टाइम वो बहुत ही थोड़ा स्लो मूव करता है। अगर मन पसंद लड़की की शादी अपने मन पसंद लड़के से हो रही हो तो इफ द इंटरिम बी बट ए 7 नाइट, ये 7 नाइट है। टाइम स्पेस इज सो हार्ड दैट इट सीम्स द लेंथ ऑफ 7 ईयर। और अगर उसकी इंगेजमेंट से लेके उसकी शादी तक के बीच में 7 दिन का पीरियड हो, तो उसको कितने दिन लगेंगे? वो 7 साल लगेंगे उसको। यानी उसका कहने का, जब ओरलैंडो उससे पूछते हैं ना कि भाई तुम ही बताओ टाइम कब तेज़ चलता है, कब धीरे चलता है, कब नॉर्मली चलता है, तो पहले तो वो ये कहते हैं कि टाइम उस लड़की के लिए बहुत ही धीरे धीरे चलता है। जब उसकी शादी उसके मन पसंदीदा व्यक्ति से होने वाली हो और शादी में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो उसमें 7 दिन भी उसको कैसे लगेंगे? 7 साल लगेंगे। टाइम स्पेस इज सो हार्ड दैट इट सीम्स द लेंथ ऑफ 7 ईयर। तो टाइम का जो पेस है, टाइम की गति इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि 7 साल लगते हैं वो। अगला ओरलैंडो पूछता है, हु एम्बल्स टाइम विदोल। एम्बल का मतलब है धीरे धीरे चलना, और विदोल का मतलब है, नहीं, विदोल का मतलब हो गया, उसका यहाँ पूछने का मतलब ये है कि टाइम फिर धीरे धीरे किसके लिए चलता है, मतलब उसके बारे में क्या। विदोल का मतलब किसके लिए फिर टाइम धीरे धीरे चलता है। विद ए प्रीस्ट दैट लैक्स लैटिन। पहले वाला तो बहुत धीरे था, ये एम्बल का मतलब पहले वाले से थोड़ा तेज और वैसे धीरे। विद ए प्रीस्ट दैट लैक्स लैटिन एंड ए रिच मैन दैट हैथ नॉट द गाउट, फॉर द वन स्लीप्स इजीली बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी। तो उस प्रीस्ट के लिए जिसको लैटिन नहीं आती है, और उस धनवान आदमी के लिए जिसको गाउट नहीं है। गाउट एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? गठिया। पुराने टाइम में होती थी लोगों को। तो वो कह रही है कि धनवान आदमी भले ही हो, लेकिन अगर उसको कोई बीमारी हो जाए तो उसके पैसे उसके किसी काम के नहीं होते हैं। तो वो ये कहती है कि वो रिच मैन जिसको गाउट नहीं है, और वो प्रीस्ट जिसको लैटिन नहीं आती है, फॉर द वन स्लीप्स इजीली बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी। क्योंकि जो प्रीस्ट है जिसको लैटिन नहीं आती, उसको स्टडी नहीं करनी पड़ती। एंड द अदर लिव्स मैरीली बिकॉज ही फील्स नो पेन। और जो रिच मैन है जिसको गाउट नहीं है, वो बड़ी ही खुशनुमा ज़िंदगी जीता है, तो उसको कोई पेन नहीं फील होता। द वन लैकिंग द बर्डन ऑफ लीन। अब ये प्रीस्ट के लिए आया है कि उसको कोई लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड वेस्टफुल लर्निंग, और वो लर्निंग भी वेस्टफुल होती है। यहाँ पे लैटिन भाषा का थोड़ा मजाक उड़ाया गया है। पुराने ज़माने में लैटिन भाषा थोड़ी एक हाई क्वालिटी की लैंग्वेज मानी जाती थी। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत, जिसको संस्कृत आती है उसको विद्वान माना जाता है ना। पंडित जो लोग होते हैं उनको संस्कृत आती है। तो यहाँ पे वो लैटिन का मजाक करते हुए कह रही है कि वो प्रीस्ट जिसको लैटिन नहीं आती, क्योंकि उस समय प्रीस्ट को लैटिन आना ज़रूरी होता था, तो वो ये कहते हैं कि वो प्रीस्ट जिसको लैटिन नहीं आती उसको क्या पढ़ना है, फिर उसको कोई ग्रंथ तो पढ़ने होते नहीं हैं, तो उसको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होती है, पढ़ना उसको कुछ है नहीं, तो उसको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना अपना पढ़ के। द अदर नोइंग नो बर्डन ऑफ हैवी टीडियस पेनरी।
और जो रिच मैन होता है वो गरीबी में नहीं जीता है, तो उसका जो टाइम है वो खुशी खुशी निकलता है। दीज टाइम एम्बल्स विद ऑल, तो उनका जो टाइम है वो खुशी खुशी निकलता है, बढ़िया निकलता है, नॉर्मल गति से चलता है। अगला प्रश्न फिर वो पूछता है, हु डथ ही गैलप विद ऑल, फिर किसके लिए टाइम गैलप करता है। गैलप करने का मतलब फास्ट भागता है, बहुत तेजी से चलता है। कब चलता है आपके लिए समय, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, है ना, तब पता ही नहीं लगता 2 दिन थे कब गए। तो यहाँ रोजलिंड एक उदाहरण देती है कि किसके लिए समय तेजी से बीतता है। विद ए थीफ टू द गैलोज, वो थीफ जिसको गैलोज पे जाना है उसके लिए टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। गैलोज होती है फांसी की सूली, जिस पे फांसी चढ़ाया जाता है, फंदा फांसी का, उसको गैलोज कहते हैं। तो जिस चोर को गैलोज पे जाना है, मान लो कि कल उसको फांसी देनी है, तो उसके लिए 1 दिन तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा ना। वो सोचेगा धीरे धीरे बीतता है, लेकिन वो फास्ट बीतता है फिर। फॉर दो ही गो एज सॉफ्टली एज फुट कैन फॉल, ही थिंक्स हिमसेल्फ टू सून देयर, हालांकि वो बहुत धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच जाता है वो उस फांसी के फंदे पे। वो सोचता है कि टाइम ना बीते, लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है। हु स्टेज इट स्टिल विद ऑल, और किसके लिए टाइम एकदम रुक जाता है। विद लॉयर्स इन द वैकेशन फॉर दे स्लीप बिटवीन टर्म एंड देन दे परसीव नाउ नॉट हाउ टाइम मूव्स। यहाँ वो कहती है कि जो वकील होते हैं, जब उनको छुट्टियाँ होती हैं तो वो बीच में सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उनको फिर टाइम का पता ही नहीं लगता कि टाइम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, उनके लिए टाइम रुक जाता है। रोजलिंड नाउ बिगिंस आस्किंग रिडल्स कंसर्निंग लव एंड द नेचर ऑफ लवर्स एंड ऑरलैंडो इज सरप्राइज टू फाइंड ए फॉरेस्ट ड्वेलर टू बी सो रिफाइंड एंड स्पीकिंग सो इलोक्वेंटली। अब रोजलिंड उससे कुछ पहेलियाँ पूछती हैं, पहेलियों में बातें करती हैं प्यार के बारे में और प्रेमियों के जो नेचर है उसके बारे में। तो ऑरलैंडो को इस बात से बड़ा हैरानी होती है कि एक जंगल में रहने वाला आदमी इतना रिफाइंड है। रिफाइंड का मतलब पढ़ा लिखा समझदार है, और इतना बढ़िया तरीके से बोलता है। इलोक्वेंटली बोलने का मतलब है बहुत अच्छे से बोलना, क्योंकि वो उसके सामने किस रूप में था, रोजलिंड किस रूप में थी, गैनीमेड, एक लड़के के रूप में ये बातचीत हो रही है ना सारी। तो ऑरलैंडो को ये हैरानी होती है कि जंगल में रहने वाला आदमी इतना समझदार कैसे हो सकता है, इतना पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाला, इतने अच्छे से बोलने वाला कैसे हो सकता है। रोजलिंड टेल्स हिम दैट शी was tutored by her uncle who spent some time at court, and the same uncle also taught her about the ways of the world. तो रोजलिंड उसको क्या बताती है कि वो इतनी समझदार कैसे है, पढ़ी लिखी कैसे है, कि उसको उसके अंकल ने पढ़ाया है, ट्यूटर किया है, यानी पढ़ाया है, जो अपना ज़्यादातर समय कोर्ट में बिताते हैं। अंकल उसके कोर्ट में काम करते हैं। एंड द सेम अंकल ऑल्सो टॉट हर अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड, और उसी अंकल ने उसको दुनियादारी सिखाई है। वे ऑफ द वर्ल्ड का मतलब दुनियादारी, पर्टिकुलरली ऑफ वुमन, और स्पेशली किसके बारे में बताया उसने, उस अंकल ने औरतों के बारे में बताया उसको, औरतों का कैसा नेचर है। रोजलिंड एग्रीज टू गिव एडवाइस ओनली टू दोज हु एक्चुअली नीड इट। तो रोजलिंड केवल उन्हीं को एडवाइस देने के लिए सहमत हो जाती है जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत होती है। एंड इफ़ शी कुड फाइंड द पर्सन हु हैज़ बीन हैंगिंग लव वर्सेस ऑन ट्रीज, शी वुड ग्लैडली इंस्ट्रक्ट हिम इन द वेज ऑफ वुमन। और वो ये भी कहती है कि अगर उसको पता लग जाए कि ये पेड़ों के ऊपर कविताएं लिख लिख के कौन टांग रखा है, किसने टांगी है, तो वो ग्लैडली उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी उसको सिखाने के लिए, कोचिंग देने के लिए। Orlando confesses that he is the one to which Rosalind expresses doubt, as according to her, the one in love should have certain characteristics like a thin cheek, shrunken eyes, neglected beard and unkept appearances. एक बार दोबारा पढ़ते हैं यही सेंटेंस। Orlando confesses that he is the one to which Rosalind expresses doubt. Orlando इस बात को कन्फेस कर लेता है, कन्फेस करने का मतलब स्वीकार कर लेता है कि वो वही है जो ये टांग रहा है कविता में। वो ये कहता मैं ही तो हूँ वो। तो रोजालिंड इस पर डाउट एक्सप्रेस करती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये तुम हो।
एज अकॉर्डिंग टू हर द वन इन लव शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि रोजालिंड के हिसाब से तुम्हारे देखने से तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं कि तुम प्यार में हो किसी के। रोजालिंड के हिसाब से जो व्यक्ति प्यार में होता है उसकी कुछ खास चीज़ें होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसके गाल जो होते हैं वो पिचक जाते हैं, थिन हो जाते हैं, आई श्रंक हो जाती है, आंखें अंदर धस जाती हैं, नेगलेक्टेड बेयर्ड, उसकी दाढ़ी जो होती है वो नेगलेक्टेड होती है, यानी इतनी सार संभाल से नहीं रखी होती, एंड अनकैम्प्ड अपीयरेंस, और उसका अपीयरेंस भी अनकैम्प्ड होता है। अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे वो खुद का ख्याल नहीं रख रहा हो, यानी उजड़ा चमन, मजनू टाइप का, जैसे कहते हैं ना, मजनू कहते हैं मजनू बना हुआ जैसे। तो रोजालिंड कहती है कि अरे भाई तुम तो देखने में इतने खासे अच्छे खासे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, अच्छे से मतलब तुमने कपड़े कुपड़े पहन रखे हैं, तुम वो आदमी नहीं हो सकते जो ये कविताएं टांग रहा है, क्योंकि ये वो आदमी तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरीके से प्यार में है, और जो आदमी प्यार में होता है उसकी तो हालत बहुत ही खराब होती है, तुम्हारी तो ऐसी नहीं लग रही। Orlando frantically tries to convince her and Rosalind finally accepts his version. Orlando फिर उसको काफ़ी देर तक उसको ट्राई करता है मनाने की भी मैं ही हूँ, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, और रोजालिंड लास्ट में एक्सेप्ट कर लेती है उसका वर्जन, उसकी बात को। एंड टेल्स हिम दैट लव इज़ मेयरली ए मैडनेस, और उसको वो बोलती है कि प्यार एक पागलपन है, एंड नीड्स टू बी क्योर्ड बाय वीपिंग, और पिटाई से वो ठीक भी हो सकता है। वीपिंग का मतलब क्या है? कोड़े मारना, विप करना, यानी यहाँ मतलब उसका ये है कि अगर किसी को शारीरिक कष्ट दिया जाए तो वो लाइन पे भी आ जाएगा। जस्ट एज मैडमैन आर क्योर्ड बट द रीजन वाई इट कैन नॉट बी डन इज दैट द डिजीज इट सेल्फ इज सो कॉमन दैट द वीपर्स देमसेल्व्स आर इन लव। तो वो ये कहती है कि जिस तरह से कोई एक मूर्ख आदमी होता है उसको पढ़ा करके हम ठीक कर सकते हैं, उसी तरह से प्यार करने वाले को पिटाई करके हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, और जिनको सज़ा देनी होती है ना, कभी कभी तो वो खुद प्यार में होते हैं तो वो सज़ा सही ढंग से दे नहीं पाते और लोग ठीक नहीं हो पाते। देन शी प्रोक्लेम्स दैट शी हैज़ पावर एंड स्किल टू क्योर एनी लवर। तब वो कहती है कि वो किसी भी लवर को ठीक कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्किल है। इन द वर्ल्ड प्रोवाइडेड ही विजिट्स हर डेली एंड डज व्हाट शी सेज। बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते कि वो उसको रोज़ विजिट करे, यानी वो रोज़ उससे मिलने आए और वैसा ही करे जैसा वो कहती है। रोजालिंड इमर्जेस एज ए कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग इंडिविजुअल। यहाँ पर रोजालिंड को हम पाते हैं एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर, और चेंजिंग इंडिविजुअल और बदलती हुई एक पर्सनैलिटी। उसका व्यक्तित्व जो है औरत का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो औरत जो है लड़की है, लेकिन ये बात कैसे कर रही है? आदमी बन के, और आदमी बन के वो खुद प्यार में है, उसको पता है ना वो उससे प्यार करती है, लेकिन प्रेमियों के बारे में उसकी राय देखो कैसी है। उसने क्या कहा कि प्रेमी लोग तो पागल होते हैं, उनकी पिटाई की जानी चाहिए। तो यहाँ हमें यह लगता है कि रोजालिंड बड़ी ही एक कॉम्प्लेक्स टाइप की पर्सनैलिटी है। शी इज़ ए वुमन ऑफ ए गुड ह्यूमर। वो उसका ह्यूमर बड़ा अच्छा है, ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक करने का जो अंदाज़ है वो अच्छा है। एंड दैट कम्स ईजी फ्रॉम हर कन्वर्सेशन, और उसकी कन्वर्सेशन से हमें ये बात पता भी लगती है। एंड एक्सप्लेनेशंस टू ऑरलैंडो, जो वो ऑरलैंडो के साथ करती है, ऑरलैंडो को जो अपनी समझाती है अपनी चीज़ें वो। ऑरलैंडो कन्फेसेस दैट ही इज़ द वन हु हैड बीन हैंगिंग वर्सेस एवरीवेयर। ऑरलैंडो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वही था जो वर्सेस को टांग रहा था एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट, जंगल में हर जगह। एंड डेस्परेटली नीड्स हर एडवाइस, और उसको बड़ी ही आवश्यकता से उसकी ज़रूरत है एडवाइस की, बड़ी ही मतलब सख्त ज़रूरत है। हाँ, तो सारे पास्ट में चल रही है स्टोरी। इन द फॉरेस्ट एंड डेस्परेटली नीड्स हर एडवाइस एंड क्योर, और उसको बहुत सख्त ज़रूरत है उस रोजालिंड की एडवाइस की और क्योर की। क्योर यानी इलाज की। रोजालिंड pretends not to take him seriously as she can find none of the symptoms of a lover। अब रोजालिंड थोड़ा प्रिटेंड करती है, यानी झूठ मूठ का बोलती है कि तुम उसको सीरियसली मत लो, क्योंकि या तुम अपने आप को सीरियसली मत लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे लवर का कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है। लवर का सिम्टम होने का मतलब तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम किसी से प्यार करते हो। विच हर अंकल हैड टोल्ड हर, जो उसने अपने अंकल से सीखा है
कि प्रेमी की पहचान कैसे की जाती है। एंड देन शी गोज ऑन टू नरेट हाउ शी बाय एक्टिंग एज ए ट्रू वुमन इन लव एंड इन हर वेरियस विम्सिकल मूड्स हैड क्योर्ड वन लवर इन पास्ट। और बाद में रोजालिंड उसको ये भी बताती है कि किस तरह से एक औरत के रूप में उसने एक प्रेमी को ठीक किया है, एक प्रेमी की सनक को ठीक किया है। एट द एंड ऑफ द सीन ऑरलैंडो रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट सच ए क्योर, लेकिन ऑरलैंडो कहता है कि मुझे ऐसे इलाज की जरूरत नहीं है। बट एग्रीज टू विजिट हर डेली, परंतु वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास रोज़ आऊँगा ज़रूर। एज ही कुड एट लीस्ट टॉक ऑफ हर बिलव्ड विद हर, क्योंकि वो उससे अपनी प्रेमिका की तरह बात कर सकता है। रोजालिंड उसको ये भी कहती है कि तुम मुझे अपनी प्रेमिका मान लो और मेरे साथ वैसा ही बिहेव करो, फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, सही कर दूंगी। तो ये सीन बहुत लंबा है, ये अपना सबसे लंबा सीन है ये इस पूरे प्ले का अभी जो हमने किया है। कौन सा सीन था ये? सीन 2, एक्ट 3 का सीन 2। इम्पोर्टेंट सीन भी है ये और सबसे लंबा भी है। कमेंट्स आप पढ़ दीजिए, कमल पढ़ दो। I earn that I eat, get that I wear, one no man had, envy no man's happens, glad of other men good contact with my harm, and the greatest of my pride is to see my evil griefs and my lamps suck। क्या मतलब है पूरे सेंटेंस का? एक ही सेंटेंस इतना बड़ा। हाँ दीपांशी, हिमांशी। लेबरर। मैं कमाता हूँ, उसी से मैं खाता हूँ और उन्हीं से मैं पहनता भी हूँ, और इसके लिए ओए टू मैन हेट थैंक्स करना। और कोई बिंदु? ये कोरिन का जो वार्तालाप था ना शुरू में इस सीन के अंदर, तो कोरिन की बातों से हमें एक पास्टोरल लाइफ क्या होती है उसके बारे में पता लगता है। आइडियलाइज्ड पास्टोरल लाइफ, आइडियलाइज्ड मतलब आदर्श जंगल की जीवन कैसा होता है, जंगल का जीवन या गांव का जीवन हम कह देते हैं, वो कैसा होता है, ये बात हमें पता लगती है कोरिन से। कोरिन का जो डायलॉग है उससे, इसमें पहली लाइन ना, थ्रू कोरिन, कोरिन के द्वारा हमें रियल और नॉट द आइडियलाइज्ड पास्टोरल लाइफ, सॉरी आइडियलाइज्ड पास्टोरल लाइफ का पता नहीं लगता, रियल लाइफ का पता लगता है। आइडियलाइज तो हम ये कर लेते हैं ना कि पास्टोरल लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, कोई दुख नहीं होता, लोग काम करते हैं, शाम को अच्छे सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई भागम भाग नहीं। आइडियलाइज्ड पास्टोरल लाइफ ये है, पर ये कह रहा है कि कोरिन के थ्रू हमें रियल लाइफ का पता लगता है, आइडियलाइज्ड लाइफ का पता नहीं लगता है। किन बातों से? जब कोरिन ये कहता है कि सर आई एम ए ट्रू लेबरर, मैं एक सच्चा मजदूर हूँ। आई अर्न दैट आई ईट, मैं जो कमाता हूँ वही खाता हूँ। गेट दैट आई वियर, और जो मुझे मिलता है वही पहन लेता हूँ। ओ नो मैन हेट, मैं किसी से नफरत नहीं करता, ना ही कोई आदमी मुझसे नफरत करता है। एनवी नो मैन्स हैप्पीनेस, ना मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ और ना मैं किसी के दुख का कारण बनता हूँ। यानी मेरी हैप्पीनेस को देख के ना मुझे मेरे से किसी को ईर्ष्या होती है, ना मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ। ग्लैड ऑफ अदर मैन्स गुड, मैं दूसरों का अच्छा देख करके भी खुश होता हूँ। कंटेंट विद माई हार्म एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ माई प्राइड इज़ टू सी माई यूज ग्रेज, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब मैं देखता हूँ कि मेरी भेड़ें चल रही हैं। यू का मतलब क्या होता है? भेड़ें, शीप। एंड माई लैम सक, और मैं उनके बच्चों को देखता हूँ कि वो उनका दूध पी रहे हैं। सक करने का मतलब होता है दूध पीना, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँ का,
ओव का मतलब वैसे तो कर्जाऊ होना, ऋणी होना। कहाँ आया इसमें? हाँ, यानी कोई भी व्यक्ति का, मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं नफरत नहीं पालता हूँ। आई ओव नो मैन्स हेट। हाँ, जैसे हम ये कहते हैं कि आई ओ 1000 रुपीज़, कि मैं 1000 रुपये का कर्जाऊ हूँ। जैसे मान लो मैंने तुमसे ले रखे 1000 रुपये, तो मैं ये कहूँगा आई ओव यू 1000 रुपीज़, यानी मुझे 1000 रुपये तुम्हें देने हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ओव नो मैन्स हेट, मुझे किसी से भी नफरत नहीं पाल रखी है मैंने। थैंक यू बोलने के लिए नहीं आते हैं। ओव नहीं, थैंक यू के लिए तो नहीं आता। हाँ, ये कह सकते हैं आई ओव थैंक्स, कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। ओव करता हूँ मैं, ये तुम्हें थैंक्स देनी है मुझे। जैसे एक आई ओव 1000 रुपीज़, मुझे 1000 रुपये तुम्हें देने हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ आई ओव थैंक्स। तो कम ही बोलते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं बोलते। दूसरा पढ़ दो। A true and real picture of the shepherd is present. He is the opposite of the artificial shepherd of the pastoral tradition. His speeches are not ornate, they speak in prose rather than poetry. Neither does he make romanticized declaration of love. इसी में भी वही बात कही है कि पेस्टोरल लाइफ के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। वो कोरिन उसका एक रियल एग्जाम्पल है। बता दो इसका मतलब समझाया तो। एक सच्ची वास्तविक शेपर्ड के चरवाहे की जिंदगी प्रेजेंट की गई है। मतलब पेस्टोरल लाइफ में जो शेपर्ड की जिंदगी दिखाई गई है उससे उल्टी है। आर्टिफिशियल शेफर्ड किससे उल्टी है? जैसे हम किताबों में या जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, पेस्टोरल लाइफ वो आर्टिफिशियल है, लेकिन कोरिन इसका अपोजिट है एकदम, वो असली है। उसकी स्पीचेस ऑर्नेट नहीं है। ऑर्नेट स्पीच वो होती है जिसमें सारी विद्वता झलकती है किसी की, जिसमें कोई ऐसे बोलता है जैसे बहुत ही पढ़ा लिखा हो, उसको ऑर्नेट स्पीच कहते हैं। ज़्यादातर जो टीचर लोग भाषण देते हैं या बड़े बड़े लोग भाषण देते हैं तो उसमें उनकी विद्वता का पता लग जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मुहावरे बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। लेकिन कोरिन की स्पीच कैसी है? ऑर्नेट नहीं है, वो सिंपल है एकदम। हाँ, वो प्रोज में बात करता है, पोइट्री में नहीं बोलता वो। ज़्यादातर प्ले में बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना वो पोइट्री में बोलते हैं, ये लेकिन ये प्रोज में बोलता है। हाँ, रोमांटिसाइज नहीं करता है वो। रोमांटिसाइज का मतलब कल्पना में बह जाना, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही दिखावा करना। तीसरा थ्रोट नहीं है, थ्रू यानी द्वारा, ये द्वारा वाला थ्रू कोरिन के द्वारा। आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता। कोरिन के द्वारा एक कमेंट किया गया है, किस पर? पेस्टोरल ट्रेडिशन पर। पेस्टोरल ट्रेडिशन की जो आर्टिफिशियलिटी है उस पर। आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी होती है अपोजिट कंडीशन, विपरीत परिस्थितियाँ। जैसे पढ़ दो। द यूथ who despises love आयरनी ये है इसमें कि जो वो यूथ है जो प्यार को पसंद नहीं करता। कौन सा यूथ था जो प्यार को पसंद नहीं करता था? गैनीमेड कौन है? रोजालिंड है। कि जो आदमी ऊपर से ये कह रहा है कि मैं प्यार को पसंद नहीं करता, प्रेमी लोग तो पागल होते हैं, उनकी पिटाई करनी चाहिए। आयरनी यहाँ पर ये है कि वो खुद प्यार करती है किसी से,
ये अपोजिट कंडीशन होगी ना कि वो ऊपर से तो ये कह रही है और अंदर से वो खुद भी प्यार में है, इसको आयरनी बोलते हैं। जहाँ कहीं भी अपोजिट कंडीशन आ जाए वो आयरनी है। आगे This scene is longest in the play and the first of the three scenes with Rosalind called Orlando. ये सीन लॉन्गेस्ट है प्ले का, और पहला सीन है जिसमें रोजालिंड ऑरलैंडो को कोर्ट करती है। 3 सीन है ऐसे जिसमें ये पहला सीन है। कोर्ट करने का मतलब बताया था मैंने आपको? जल्दी करना किसी नहीं, वो करना यानी Banana. मनाना। तो यहाँ पे रोजालिंड ऑरलैंडो को कोर्ट कर रही है, मना रही है। आगे The romantic एनकाउंटर between the lovers stayed cute, quite unromantically. Her is intelligent woman of Shakespeare play has the ability of outwit her मेल काउंटर पार्ट। counterpart. मतलब यहाँ पे एक रोमांटिक एनकाउंटर होता है लवर्स के बीच के अंदर, लेकिन बड़ा ही अनरोमांटिकली स्टार्ट होता है। एनकाउंटर का मतलब आमना सामना, मतलब जो हीरो हीरोइन आपस में मिलते हैं उसको एनकाउंटर बोला है। रोमांटिक एनकाउंटर जो है उसका स्टार्ट तो होता है लेकिन बड़ा ही अनरोमांटिक वे में स्टार्ट होता है। अनरोमांटिक कैसे है? वो उसको बताती है कि उनको मारा जाता है। हाँ, दूसरा ये कि वो जानते भी तो नहीं एक दूसरे। ऑरलैंडो तो नहीं जानता कम से कम कि ये मेरी प्रेमिका है, वो तो जानती है। और दूसरा वो लड़का बन के आई है तो अनरोमांटिक हो गया। फिर 2 आदमी बात कर रहे हैं एक हिसाब से, ये तो रोमांस इसमें कहाँ है? तो यहाँ पे एक इंटेलिजेंट वुमन है शेक्सपियर की जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने मेल काउंटर पार्ट को यानी अपने मेल साथी को आउटविट कर देती है। आउटविट कर देने का मतलब बुद्धिमानी में हरा देना। यहाँ पे वो उसको ऑरलैंडो तरह तरह के उसको सवाल पूछता है, वो हर सवाल का जवाब दे देती है और ख़ुद वो पहेलियाँ में बात करती है और ख़ुद लास्ट में ये भी कहती है ना कि वो उसको कोचिंग भी दे देगी, ट्यूशन भी दे देगी, आ जाना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो बुद्धिमानी में उससे तेज साबित होती है। अगला पढ़ते हैं एक्ट 3 सीन 3। द सीन प्रेजेंट्स ए कॉमिक काउंटर पार्ट टू द रोमांस ऑफ ऑरलैंडो एंड रोजालिंड इन द लव टॉक बिटवीन टचस्टोन एंड ऑड्रे हु आर अबाउट टू मैरी। अब पिछले सीन में ऑरलैंडो और रोजालिंड का था रोमांस, अब दिखाई देगा हमें टचस्टोन और ऑड्रे का जिनकी अभी शादी होने वाली है। टचस्टोन मीन्स टू हैव ए लव अफेयर लाइक हिज सुपीरियर्स एंड थ्रू इट मॉक्स दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ लव। तो टचस्टोन भी एक लव अफेयर रखना चाहता है जिस तरह से उसके सुपीरियर रखते हैं। सुपीरियर का मतलब जिसके अंडर में वो काम करता है, जैसे उसकी अब टचस्टोन की मालकिन कौन थी यहाँ? सीलिया है ना, वो जो आए हुए हैं। तो वो उनकी तरह से लव अफेयर को समझता है और वो भी प्यार को एक बीमारी समझता है और उसका मजाक उड़ाता है प्यार का। मॉक करने का मतलब मजाक उड़ाना। स्ट्रेंज डिजीज ऑफ लव, प्यार की जो अजीब बीमारी है उसका। टचस्टोन इन हिज ओन इनइमिटेबल स्टाइल, टचस्टोन अपने ही एक खास अंदाज के अंदर। इनइमिटेबल स्टाइल वो होता है जिसकी कॉपी नहीं की जा सकती। इमिटेट करने से बना है ना, इमिटेट करना या नहीं कॉपी करना। इनइमिटेबल जिसको कॉपी नहीं किया जा सके। तो टचस्टोन का जो स्टाइल है वो इनइमिटेबल है और उस स्टाइल में वो ऑड्रे से पूछता है, आस्क्स ऑड्रे टू हरी अप कि जल्दी करो, एंड वेदर ही इज़ द पर्सन होम शी हैज़ कंसेंटेड टू मैरी। और वो ये भी पूछता है कि क्या वही वह आदमी है जिसने उससे शादी करने की हामी भरी है। वो कहता है कि भाई मैं ही हूँ ना जिससे तुझे शादी करनी है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव, क्योंकि उसको अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा होता है। एज ही इज़ ए प्लेन लुकिंग मैन, क्योंकि उसको लगता है कि वो बड़ा ही प्लेन लुकिंग आदमी है, सीधा साधा सिंपल सा आदमी है, उससे कोई शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव एज ही इज़ ए प्लेन लुकिंग मैन। टचस्टोन टॉक्स इन ए मैनर, टचस्टोन इस तरीके से बात करता है विच इज़ फुल ऑफ एम्बिगिटी, जो एकदम अस्पष्ट है। एम्बिगिटी का मतलब क्लियर नहीं है कोई भी चीज़, वो इस तरह से बात करता है। डबल मीनिंग की बातें करता है। एंड इन ऑफन बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पुअर मिल्क मेड, और ऐसी ऐसी बातें करता है जो बेचारी एक सीधी सादी मिल्क मेड के समझ में तो ना आए कभी भी। वो जो ऑड्रे होती है ना, वो एक मिल्क मेड ही होती है। मिल्क मेड का मतलब जो पशुओं का दूध निकाल के बेचती है, सीधा साधा काम करती है।
अब टचस्टोन क्योंकि कोर्ट में रहता है, उसका काम यही है लोगों का मजाक उड़ाना है, तो वो ऑड्रे सिंपल सी लड़की है बेचारी, तो वो ऑड्रे सामने ऐसी ऐसी बातें करता है कि वो तो कुछ समझ ही नहीं पाती ये बोल क्या रहा है। जेकस हु ओवर हियर्स टचस्टोन्स रिमार्क्स, अब जेकस वहीं होता है आसपास और वो सुन लेता है टचस्टोन के रिमार्क, टचस्टोन की बातें। फाइंड स्कॉलरली नॉलेज लॉज्ड इन द ब्रेन ऑफ एन अनस्कॉलरली मैन ऑफ ए लो स्टेटस, तो जेकस को लगता है कि भाई टचस्टोन इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ये तो कोई स्कॉलरली आदमी लग रहा है। स्कॉलरली आदमी कौन सा होता है? बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान आदमी। अब क्योंकि जेकस को पता नहीं है कि वो टचस्टोन है, दरबार में रहता है, उसका तो काम ही यही है, तो उसको तो ये लगता है कि इतने लो स्टेटस का आदमी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। टचस्टोन टेल्स ऑड्रे दैट द मोस्ट जेन्युइन पोइट्री हैपन्स टू बी मोस्ट फैंसीफुल एंड डिसेप्टिव। अब टचस्टोन ऑड्रे को एक बात और कहता है कि जो सबसे अच्छी पोइट्री होती है, जेन्युइन पोइट्री यानी शुद्ध पोइट्री होती है, वो सबसे ज़्यादा फैंसीफुल भी होती है और डिसेप्टिव भी होती है, धोखेबाज भी होती है। यानी पोइट्री में जो बातें लिखी होती ना, उनका कभी विश्वास नहीं करना, वो बातें सारी धोखे वाली होती हैं, गलत होती हैं, फैंसीफुल होती हैं, कल्पना ही होती है बस, वो रियलिटी में उसका कुछ नहीं होता है। यहाँ पे वो बात उसकी कर रहा है उस पोइट्री की जो प्रेमी लोग अपनी प्रेमिकाओं के लिए लिखते हैं, वो सब बकवास होती है, सब झूठ होता है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। तो हिंदी में, अंग्रेजी में, सभी में प्रेमिकाओं की तारीफें करते हैं, है ना। उसको कहते हैं तेरे जैसी तो कोई नहीं है, तेरा एक एक बाल सोने का है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तारे तुरे ला दूँ, हर तरह की बात करते हैं ना। तो वो ये कहता है कि जो सबसे सुंदर पोइट्री हमें लगती है ना, जेन्युइन पोइट्री, वो सबसे धोखेबाज पोइट्री होती है। डिसेप्टिव का मतलब भी यही है कि वो एकदम गलत बातें होती है उसके अंदर। लवर्स आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग पोइट्री, अब प्रेमी होते हैं, उनकी तो फिर आदत बन जाती है, वो लिखती हैं कुछ ना कुछ। एंड देयर डिक्लेरेशंस ऑफ देयर लव में वेल बी देयर फॉल्स प्रीटेंस, और जो उनका जो प्यार का इजहार है, डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा करना, इजहार करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, तो वो जो डिक्लेरेशन है जो उनका लव का, वो एकदम झूठा होता है, फॉल्स प्रीटेंस होता है वो। ऑड्रे नाइवली आस्क्ड हिम इफ ही विश्ड दैट गॉड्स हैड गिवन हर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू कंपोज पोइट्री। अब ऑड्रे उससे बड़े ही सीधे साधे तरीके से पूछती है, नाइवली का मतलब भोलेपन से पूछती है कि क्या वो चाहता है कि भगवान ने उसको भी ये एबिलिटी दी होती कि वो पोइट्री को समझ सके और खुद भी लिख सके। टचस्टोन आंसर्स इन अफर्मेटिव, तो टचस्टोन कहता है कि यस मैं चाहता हूँ। अफर्मेटिव में आंसर देने का मतलब मान जाना अगले की बात को, हाँ में जवाब देना। एंड टेल्स हर दैट एज शी हैड मेड एन अवावल टू हिम दैट शी इज ए चेस्ट वुमन एंड इफ शी वर ऑल्सो पोइटिकल देन शी वुड बी अनचेस्ट। तो आगे वो ये कहता है कि क्योंकि अब ऑड्रे ने उसको बताया हुआ है, कसम खा के बताया हुआ है, अवावल का मतलब होता है एक सच्ची बात कहना, सच में ये बात कही है कि वो एक चेस्ट वुमन है। चेस्ट वुमन कौन होती है? चेस्ट का मतलब पवित्र, शुद्ध। अगर वो शुद्ध है औरत एक, यानी जिसकी पहले शादी नहीं हुई थी, उसको चेस्ट वुमन कहते हैं। एंड इफ शी वर ऑल्सो पोइटिकल, और वो पोइटिकल भी है, देन शी वुड बी अनचेस्ट, तो फिर वो अनचेस्ट हो जाएगी। उसके कहने का मतलब अगर तुम शायरी करने लग जाओ, तुम भी कविता करने लग जाओगी ना, तो तुम अनचेस्ट मानी जाओगी। फिर ये लगेगा ना अभी तुम्हारा इससे पहले भी कभी कोई अफेयर रहा होगा, तभी तो तुम्हें ये पोइट्री आती है। Audrey concludes rightly that Touchstone does not want her to be chaste, to which he remarks that for a woman to be chaste and beautiful would be too much of a good thing. तो अब ऑड्रे ये बात समझती है कि शायद टचस्टोन चाहता है कि मैं चेस्ट ना रहूं, और वो टचस्टोन इसके बाद में एक रिमार्क और करता है कि एक सुंदर औरत के लिए चेस्ट रहना बड़ा मुश्किल काम है, यह बहुत बड़ी बात होती है। ये इस तरीके से बोला ना, चेस्ट एंड ब्यूटीफुल वुड बी टू मच ऑफ ए गुड थिंग, देयरफॉर ही विश दैट शी हैड नॉट बीन चेस्ट अनलेस शी हैड एट द सेम टाइम बीन अगली टू लुक एट। तो वो कहता है कि तुम भी एक ही चीज़ हो सकोगी, फिर अगर तुम अगली होगी तो तुम्हें चेस्ट माना जाएगा, अगर तुम सुंदर होगी तो तुम्हें चेस्ट नहीं माना जाएगा। जेकस इज इम्प्रेस्ड बाई टचस्टोन्स विट्टी आइडियाज़। जब जेकस ये जब बातें सारी सुनता है तो वो टचस्टोन की बातों से बड़ा प्रभावित होता है।
ऑड्रे द मिल्क मेड कंसीड्स दैट शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। ऑड्रे जो कहती मिल्क मेड है वो कहती है कि वो तो सुंदर तो है नहीं, देयरफॉर शी वुड प्रे टू गॉड टू मेक हर चेस्ट, तो शायद मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि मुझे चेस्ट रखे। टचस्टोन मेक्स ए वोल्ड फेस एंड सेज दैट टू बेस्ट द वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी अपॉन ए फाउल स्लट वुड बी इक्विवेलेंट टू पुटिंग गुड मीट इनटू एन अनक्लीन डिश। तो टचस्टोन आगे वोल्ड फेस बनाता है। वोल्ड फेस का मतलब ऐसा फेस बनाना जिसमें ऐसा लगता है कि कोई बात उसको जच नहीं रही हो, या फेस में थोड़ा चेंज ले आना। और वो ये कहता है कि चेस्टिटी की वर्च्यू को, यानी चेस्टिटी के गुण को किसी फाउल स्लट को देना। फाउल स्लट होती है एक चरित्रहीन औरत। तो वो कहता है अगर कोई चरित्रहीन औरत है उसको अगर चेस्टिटी का गुण दे दिया जाए, वर्च्यू ये चेस्टिटी की दे दी जाए, तो वो उसी प्रकार से होगा जिस तरह से एक गंदे बर्तन के अंदर बहुत अच्छा व्यंजन रख देना। वुड बी इक्विवेलेंट टू पुटिंग गुड मीट। गुड मीट का मतलब यहाँ अच्छी खाने की चीज़ इनटू एन अनक्लीन डिश, एक गंदी डिश में। गंदी डिश का मतलब गंदे पात्र में, गंदे बर्तन में। टचस्टोन प्रिज्यूम्स दैट ऑड्रे इज ए स्लट एंड एन अनचेस्ट वुमन। टचस्टोन शायद ये सोच करके बोलता है कि ऑड्री जो है एक अच्छी औरत नहीं है और एक अनचेस्ट औरत भी है। Touchstone states that whatever the case may be, he will marry her, and for that purpose he has brought a vicar of the neighboring village with him. लेकिन टचस्टोन फिर ये कहता है कि वो उससे शादी जरूर करेगा, और शादी करने के लिए उसने पंडित का इंतज़ाम भी कर लिया है। पास में ये गांव है, वहाँ से वो एक पंडित को भी ले आया है। हाँ चलो मारो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट कंक्लूड करके। Jacob steps forward when the vicar laments that there is no one to give Audrey away in marriage, but Touchstone in his double talk refuses to accept Audrey at second hands. चलो ये कल कर लेंगे।